नमो बुद्धा साथियों, समाज में मेरी भूमिका कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, समाज में मेरी भूमिका कार्यक्रम के अंतर्गत हम इंदौर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के संघर्ष की सफलता की कहानियाँ आपके सामने ला रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है युवा बौद्धाचार्य, भारतीय बौद्ध महासभा के संरक्षण विभाग के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय शिवम रायपुरे जी। आइए इनसे जानते हैं इनके सामाजिक कार्य एवं धम्म के कार्यों के संघर्ष और सफलता की कहानी के बारे में। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा जन्म 6 जुलाई 1994 को इंदौर के इंदिरा नगर वार्ड में मेरा जन्म हुआ है। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताइए। मेरी शिक्षा बीकॉम मैंने कंप्लीट करा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ इंदौर से ही। ये मेरी शिक्षा है। आपने सामाजिक कार्य की शुरुआत कब की सर? सामाजिक कार्य की शुरुआत मैंने 2014 में की थी। एक आंदोलन करा था, ज्ञापन का कार्यक्रम करा था। वो हुआ था 6 दिसंबर के दिन। हम गीता भवन पर कैंडल मार्च करते हैं, तो उस कैंडल मार्च में हम सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। तो एक व्यक्ति आया अपने SC/ST वर्ग से, बोले आप लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हो, पर एक जगह बाबा साहब का अपमान हो रहा है। मेरे सर आ नहीं गया, कैसा अपमान हुआ? तो कहा कि अपने ही नज़दीक एक डॉक्टर है, वो आए दिन आरक्षण पर टिप्पणी करना, बाबा साहब पर टिप्पणी करना, खैरात बांटने जैसे प्रश्न कर रहा था। तो बाबा साहब पे गलत गलत कमेंट्स करता था। वो व्यक्ति जो वो सभी सामाजिक व्यक्तियों के पास गया, पर उसकी किसी ने मदद नहीं करी। मुझे लगा कि नहीं, अगर हम बाबा साहब के मानते तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, अगर वो व्यक्ति हेल्प मांग रहा है। फिर हम उसके साथ गए, पूरे सबूत उससे लिए, क्या क्या टिप्पणी करी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और वो व्यक्ति इंदौर का ही था। फिर हमने SC/ST थाना गए, वहाँ उसकी FIR करी। फिर हमने कोर्ट के माध्यम से वो केस लड़ा, और इस प्रकार से मेरी शुरुआत हुई। और जो DIG ऑफिस है वहाँ पर घिराव कर वो ज्ञापन सौंपा था हमने, और वो सफल रहा। और अच्छा, मेरे को समाज के लोगों ने सपोर्ट करा उसमें, जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, अगर समाज में कोई गलत कार्य होता है, अगर आप संघर्ष करते हो तो बिल्कुल समाज आपके साथ में खड़ा रहता है। तब से मुझे ये प्रेरणा मिली, और तब से धम्म कार्य चालू हो गए। सर, आपने सामाजिक कार्य किया, तो इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली कि आपको सामाजिक कार्य करना चाहिए? मुझे इसकी प्रेरणा मेरे मौसी, समाज सेवी दिवंगत आशाबाई तायड़े, वो मेरी मौसी है, उनसे मुझे सीखने को मिला। वो जब मैं छोटा था तो बुद्धनगर में देखता था कि किस प्रकार से वो अपने लोगों को एकत्रित कर अम्बेडकर जयंती तक पहुंचाना, पूरी व्यवस्था देखकर और हर सामाजिक कार्यों में उपस्थित रहना, उनको देखकर एवं भारतीय बौद्ध महासभा के जो प्रथम जिला अध्यक्ष थे इंदौर के, उनको देखकर भी मुझे प्रेरणा मिली। साथ साथ जब मैं धीरे धीरे बड़ा होते गया तो संस्था से जुड़ता गया, और शिविरों में, महिला शिविरों में, हर शिविरों में बैठता गया, सिर्फ देखता था। और हमारे जो बोधाचार्य थे उस समय, प्रधान साहब, वाघ साहब, इन लोगों के माध्यम से भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली। तो इन लोगों से सीखने को मुझे प्रेरणा मिली, और आज ये कार्य मैं कर रहा हूँ। सर, जिस प्रकरण का आपने अभी जिक्र किया, उस प्रकरण के बाद सामाजिक कार्य एवं धम्म के कार्यों को आप किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? उस प्रकरण के बाद वार्ड शाखा इंदिरा नगर द्वारा बौद्धोन्मुख मंडल की स्थापना हुई 2015 में। जैसे ही इस मंडल की स्थापना हुई, इस मंडल के माध्यम से धीरे धीरे हमें लगा कि हमारे इस विहार में मूर्ति होना चाहिए, अच्छा विहार दिखना चाहिए। तो सभी युवाओं के माध्यम से, बौद्धोन्मुख मंडल के माध्यम से वहाँ मूर्ति स्थापना हुई, मंगल मैत्री आयोजन किया गया, और हम सभी युवाओं का एक ही था कि जल्द से जल्द हमें विहार निर्माण करें। हम उसके लिए सहयोग भी करते थे, और साथ ही साथ जो हमारे आदर्श है, महापुरुष है, उनकी जयंतियाँ, उत्सव भारी धूमधाम से बनाते आ रहे हैं। ये कार्य से ही आगे प्रेरणा मिलती रही, और आज संस्था के द्वारा ये कार्य मैं करता आ रहा हूँ। सर, आप भारतीय बौद्ध महासभा में संरक्षण विभाग के जिला उपाध्यक्ष हो। इस संस्था में रहकर आप सामाजिक और धम्म के कार्यों को किस तरह आगे बढ़ा रहे हो? मुझे भारतीय बौद्ध महासभा का जो संरक्षण विभाग का जो उपाध्यक्ष का जो पद है, वो 2019 में मिला। और इसका जो कार्य है, कार्य नियोजन, ये पूरा केंद्रीय कार्यालय से जो हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, उसके अंतर्गत ये कार्य करना पड़ता है। जैसे अभी 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मानवंदना हमें लेना चाहिए।
14 अप्रैल है, 14 अक्टूबर है, उसी के साथ साथ जो प्रशिक्षण का कार्य होता है वो महाड़ का जो तालाब है वहाँ पर प्रशिक्षण शिविर होता है, क्षेत्रीय भूमि पर होता है। तो ऐसे शिविरों में हमें हमारे सैनिकों को हम पहुँचाते हैं। जो केंद्रीय प्रशिक्षण होता है वहाँ पर जाकर उनको प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। फिर उसके साथ साथ जो जितना कार्य वो उस कार्य में शिविर में अच्छा भाग लेता है वो व्यक्ति डिवीजन ऑफिसर, मेजर, यूनिट लीडर बनकर आते हैं। जैसा इंदौर में हमारे डिवीजन ऑफिसर 2 हो क्या है जो बालाघाट में जाकर उन्होंने वो शिविर अटेंड करा और डिवीजन ऑफिसर बने। राहुल इंगले, प्रदीप माने, ये हमारे डिवीजन ऑफिसर बने। कब? प्रशिक्षण में जाने के बाद। कार्य रुकते नहीं है, कार्य करना पड़ते हैं। हमारे कार्य रुके नहीं होते हैं। हम जहाँ जहाँ पर भी जिस वार्डों में जाते हैं उस वार्डों में जो हमारे जो 2 सचिव होते हैं, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मेरे साथ साथ 2 सचिव होते हैं। उनका कार्य होता है कि सैनिक को किस प्रकार से हमारे संस्था में जोड़ा जाए और सैनिक के कार्य क्या होते हैं। कई लोगों का मानना है कि जो सैनिक होते हैं वो सिर्फ सलामी के लिए ही कार्य करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। कार्य सैनिक करता है जब जब उसको अगर आप उसकी जवाबदारी दोगे तो सैनिक बिल्कुल कार्य करता है। आप आधी रात को भी अगर वो सैनिक बोलता है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार, बिल्कुल जो भी परिस्थिति में हो खड़े होते हैं। सलामी देना तो सलामी बहुत सारे लोग दे सकते हैं, पर कार्य करना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर समता सैनिक दल का जो सैनिक प्रशिक्षण में अगर बैठता है तो उसको अपनी जानकारी मालूम हो जाती है कि सैनिक का दायित्व और कर्तव्य क्या होते हैं। समता सैनिक दल की जो शुरुआत अगर ओरिजिनल में अगर हमसे हुई है तो वो है भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर 2018 में जो वहाँ पर भीमा कोरेगांव में जो दंगल हुआ वो देखने लायक था और वहाँ से हमने ये प्रेरणा ली। बहुत खतरनाक माहौल था, निकल आना भी बहुत मुश्किल था, पर जो सैनिकों का जुनून था लोगों को बचाना, पुल पे से निकालना, हमारे लोगों का संरक्षण करना, हम पर भी वार हुए। मैंने स्वयं पुलिस वालों का संरक्षण करा, हमारे भीमनगर से सैनिक थे उन लोगों ने से संरक्षण करा। हर जितने भी हमारे साथ सैनिक थे हर एक ने एक व्यक्ति का बचाव करा, महिलाओं का, बच्चों को निकाला, जितना हो सके दंगल में से निकालने का प्रयास करा। बस का रास्ता रोक रहे थे लोग, रास्ता भटका रहे थे, पर हम सैनिक सब इकट्ठा होके लोगों को अपने अपने रास्ते में बिठा रहे थे। बस हमारी थी पर लोगों को भी बिठाकर हमने पुणे तक छोड़ा। और वो उत्साह और वो जो शौर्य, जो गुस्सा वहाँ का लोगों को प्रति लोगों को दिखा, उससे हमें ऐसा सीखने को मिला। नहीं, आज हमारे समाज में ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है। कभी ना कभी हो सकता है कहीं पर भी दंगल हो, समाज का हो, किसी का भी हो, तो हमें संरक्षण के रूप में वहाँ उपस्थित होना चाहिए। और आज वही जो सैनिक वहाँ गए थे उन लोगों से प्रेरणा लेकर आज इंदौर में हमारे बहुत अच्छे संख्या में सैनिक हो चुके हैं। तो वो से प्रेरणा ली हमने। आज भी हमारे सैनिक बोलते हैं कि भाऊ हमें भीमा कोरेगांव ले चलो, हमें भी एक बार वो शौर्य देखना है कि किस प्रकार से आप वहाँ से आए थे। तो इस बीच में हमें देखने को मिला कि जो ये वर्दी होती है समता सैनिक दल की वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितना सम्मान उस वर्दी का हमें मिलता है। तो ये होता है हमारा संरक्षण विभाग जो हमेशा समाज के रक्षण का कार्य करती है। सलामी सिर्फ एक शौर्य की बात होती है, पर सैनिक बन के कार्य करना, रक्षा करना, ये बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। इसलिए आज भी ये कार्य हम कंटिन्यू चालू, जब तक मेरे पास जवाबदारी है, उसके बाद भी नहीं रही फिर भी ये कार्य चलता रहेगा। मैं जीवन भर तक इस सैनिक के रूप में कार्य करता रहता हूँ और करता रहूँगा। सर, आपने समता सैनिक दल के बारे में बताया है, उसी प्रकार थोड़ा विस्तार से समता सैनिक दल के बारे में आप बताइए। जी, जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पहली क्रांति करी थी महाड़ सत्याग्रह की पानी के लिए, उस जल सत्याग्रह में, महाड़ के सत्याग्रह में 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना हुई। स्वयं बाबा साहब ने स्थापित करे ये समता सैनिक दल। जहाँ जहाँ पर भी उस समय बाबा साहब आंदोलन करते थे, महाड़ में, कालाराम मंदिर सत्याग्रह में, बहुत सारे ऐसे आंदोलन बाबा साहब ने करे। तो इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज के संरक्षण के लिए समता सैनिक दल की स्थापना करी और 1927 से लेकर आज तक समता सैनिक दल चल रहा है। पर हमारे युवाओं का रुझान समता सैनिक दल की ओर नहीं है। हमारे युवाओं से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप समता सैनिक दल को नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, पर एक न एक बार आप बाबा साहब की गौरव गाथा जरूर देखें। और अगर बाबा साहब की गौरव गाथा सुन ली और आपके हाथों के जो बाल खड़े नहीं हो जाए, रोंगटे खड़े नहीं हो जाए तो कहना, और आपके रोंगटे अगर खड़े हो गए तो आप बाबा साहब की विचारधारा को समझ सकते हो
और समता सैनिक दल के बारे में भी आप अपने से जान सकते हो कि किस प्रकार का योगदान समता सैनिक दल का था, जो हर आंदोलनों में वो शामिल होता था और समाज का संरक्षण करता था। आज हमें आवश्यकता है समता सैनिक दल की, क्योंकि युवा नाना प्रकार के चीज़ों में लग गए और समाज की ओर आने के लिए मना करते। हमें बाबा साहब का कर्ज नहीं भूलना चाहिए, माता रमाई की कर्ज नहीं भूलना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने कितना प्रयत्न करके अपने बच्चों का हर चीज़ का दुख झेला है और हमें दिया। तो हमें बाबा साहब का सपना पूर्ण करना है, और बाबा साहब का एक ही सपना है कि बौद्धमय हो भारत अपना, अब भारत अपना। तो इसमें सभी युवाओं को आना चाहिए और इस संरक्षण में समाज का संरक्षण करने युवाओं को आगे आना चाहिए। तो सर, आप इस युवा अवस्था में बौद्धाचार्य हैं, आपके मन में कब आया कि आपको बौद्धाचार्य बनना चाहिए? मेरे मन में 2015 में ये विचार आया कि मैं धम्म का कार्य करूं, और धम्म में, हमारे धम्म में क्या क्या चीज़ें होती है, संस्कार कैसे होते हैं, कार्य कैसे होते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या योगदान करा, भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से कार्य करते हुए सद्धम्म की स्थापना करी, ऐसे विचार मेरे मन में आते थे। जिस प्रकार से बोधाचार्य आदरणीय कैलाश इंगले जी, प्रधान साहब, इन लोगों को देख के मेरे को बहुत खुशी होती थी कि वो आते हैं, धम्म की बातें बताते हैं, समझाते हैं, संस्कार करते हैं। क्यों ना उनसे प्रेरणा लेकर हम भी ये कार्य करें, और इस कार्य से हम धम्म के कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कारवा, जो बाबा साहब का कारवा है, वो कई लोग ऊपर ले गए और कई लोग नीचे लेके आ गए। कहते हैं ना, बाबा साहब का रथ जितना खींच सकते हो खींचो, नहीं तो वही छोड़ देना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस रथ को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तो मैंने हमारे जो बोधाचार्य उनसे प्रेरणा ली और इस आगे का कार्य बढ़ाया कि हमें युवाओं को भी इसमें भाग लेना चाहिए और धम्म को समझना चाहिए, जिससे कि हम धम्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ बोधाचार्य होता है, बोधाचार्य मतलब बौद्ध के बारे में जानकारी वाला होना चाहिए, वो आचार और विचार लोगों को बताने वाला होना चाहिए। तो यही एक माध्यम था कि अपन समाज तक जुड़ सकते हैं और समाज को संस्कारों के बारे में बता सके। इसलिए मुझे ये विचार 2015 में आया और मैंने हमारे बोधाचार्यों के मार्गदर्शन में ये बोधाचार्य का निर्णय लिया। और 2017 में बैतूल में ये बोधाचार्य सामने शिविर संपन्न हुआ, जिसमें हमारे उपाध्याय के रूप में भंते जी एवं हमारे जो केंद्र शिक्षक थे कामड़े गुरु जी, उनके मार्गदर्शन में हमें ये शिविर संपन्न हुआ और ये कार्य की शुरुआत हमने करी। सर, आपने बताया 2015 में आपके मन में विचार था बौद्धाचार्य बनने का, पर आप 2017 में बैतूल में दीक्षा लेने के लिए गए। तो सर, ये 2 साल का इतना लंबा गैप आपने किस वजह से लिया? गैप इसलिए हुई कि भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा जो श्रामणेर बोधाचार्य शिविर होता है वो पूरे भारत में होता है। तो मध्य प्रदेश में उस समय शिविर नहीं हुआ था 2016 में, और 2016 में हमारे वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनको हमने सूचना करी थी कि चाहे भारत में कहीं पर भी श्रामणेर बोधाचार्य शिविर लगता है तो हमें सूचित करें। इस शिविर में मेरे साथ मेरे 2 मित्र भी थे, उनके भी बहुत उत्साह था इस चीज़ में करने का, राहुल इंगले जी, सतीश गवई जी। तो हम तीनों ने मन बना लिया था कि सामाजिक कार्य करना है तो सबसे पहले चीवर शरीर पर लेना है। अगर हमने चीवर ले लिया तो हमारी चीज़ सफल कर सकते, क्योंकि हमको ग्रहण करना चाहिए दीक्षा। तो हमने जो 1 साल का जो गैप है, वो 1 साल में हमने सीखने का प्रयास करा। गाथाएँ क्या होती है, अर्थ क्या होता है, संस्कार कैसे होते हैं, प्रधान साहब से, कैलाश इंगड़े जी से वो कुछ खोज करी कि नहीं ये चीज़ें होती है श्रामणेर बोधाचार्य शिविर में, जिससे कि हम पूरी खुशी से, पूरी उमंग से उस श्रामणेर शिविर में फिर हमें सूचना मिली 2017 में अक्टूबर के महीने में कि अमरावती में ये शिविर लग रहा है। अब अमरावती का जो शिविर था मतलब कल निकलना था, ऐसा था, 1 दिन का गैप नहीं कर सकते मैंने। फिर हमने वो चीज़ को टाला। फिर नवंबर का हमें मालूम पड़ा कि मध्य प्रदेश में ही बैतूल जिले में ये शिविर संपन्न हो रहा। तो हमने जरा भी चिंता न करते हुए हम हमारे घर वालों की परमिशन लेकर उस बैतूल के शिविर में हम चले गए, हम तीनों युवा साथी। और वहाँ जाकर हमने बैतूल में करुणा बौद्ध विहार है, वहाँ जाकर श्रामणेर बोधाचार्य की दीक्षा ली। और
जिस दिन इस सामनेर और बोधाचार्य शिविर का जो समापन था, उस समापन शिविर में भारतीय बौद्ध महासभा के कार्य अध्यक्ष आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब, इनके हस्ते मुझे भारतीय बौद्ध महासभा का बोधाचार्य सामनेर का सर्टिफिकेट मिला। मैं इसलिए उस सर्टिफिकेट को तो नहीं, पर बाबा साहब के परिवार के वंशज द्वारा मुझे वो प्रमाण पत्र मिला, जिससे मुझे मान्यता मिली कि आप जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो और बौद्ध धर्म की स्थापना करो। और उस कार्यक्रम में भीमराव साहब द्वारा 22 प्रतिज्ञा दी गई थी। वो ग्रहण करने के बाद शिविर जब समापन होता है तो मनोगत लिया जाता है कि आपने इस शिविर में क्या सीखा। तो इतने सारे लोगों के बीच में इंदौर से मुझे मनोगत के लिए वहाँ उपस्थित किया गया, और उस मनोगत में वही मैंने कहा था कि जब तक ये जो चीवर मैंने जो ग्रहण करा था, इस संस्कार में जो सीखा हो, इसको मैं कभी भूलूंगा नहीं, और जब तक हो तब तक ये धम्म कार्य बड़ा करता रहूँगा। और बोधाचार्य जो का कार्य जो है वो सिर्फ शादी लगाना, परित्राण पाठ करना नहीं होता, संस्कार देना, लोगों को संस्कार समझाना, वर्षावस के माध्यम से लोगों को धम्म के बातें बताना, तब जाके धम्म जुड़ता है। समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, पर सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ये बोधाचार्य का कार्य कंटिन्यू चल रहा है, और जैसे जैसे समय मिलता रहता है वैसे वैसे इसमें गतिविधि भी बदलता रहता हूँ। अभी हाल ही वर्षावास समापन हुआ, 4 महीने का वर्षावास, जिसमें इस बार युवा साथी ज़्यादा बैठे, और उन्होंने प्रेरणा लेकर अब उन लोगों ने भी विचार बनाया है कि ज़रूर हम भी एक ना एक दिन भगवान बुद्ध का जो कांसाय वस्त्र है वो धारण करेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में हम सहयोग करेंगे। तो ये होती है सफलता बोधाचार्य बनने की, कि हमने 4 लोगों को, युवाओं को तैयार करा, जिससे हमको भी खुशी मिलती है कि नहीं, जो हमारा कार्य है वो कार्य बढ़ता रहता है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो आदेश दिया था भिक्षु संघ को, चरक भिक्षुवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोक अनुकंपाय उपादाय निवाय, मतलब चारिका करते करते आप बौद्ध धर्म के बारे में बताए, भोजन और हित, भोजन सुख की बात करें, तो यही जो हमारा कर्तव्य है बोधाचार्य का वो निर्वाह कर रहे हैं। जैसे भी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। पर धम्म का कार्य ये ज़रूर बताऊंगा कि मैं पीछे नहीं ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, अपन रोकूंगा नहीं, क्योंकि जो दायित्व भारतीय बौद्ध महासभा ने हमें सौंपा है वो जीवन पर्यंत बोधाचार्य का रहता है। आगे भी केंद्रीय शिक्षक शिविर होने जाएगा, तो आगे भी मैं ये केंद्र शिक्षक शिविर को अपना फिर से एक प्रवज्ञा ग्रहण करूंगा और केंद्र शिक्षक तक पहुंचने का कार्य करूंगा। ये मेरे कार्य बोधाचार्य के हैं। तो सर, आप अपने परिवार की आजीविका बढ़ाने के लिए किस नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं? घर की आजीविका चलाने के लिए मैं आईटीसी कंपनी में सेल्स का कार्य करता हूँ, मैनेजमेंट का कार्य करता हूँ, जिससे कि मेरी आजीविका घर की, और मेरा एक छोटा भाई, हमारी आजीविका हो जाती है। ये मेरे आजीविका का साधन है। मैं मार्केटिंग का कार्य करता हूँ आईटीसी कंपनी में, जिससे मेरे कार्य हो जाते हैं। तो सर, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो, उसके साथ साथ आप धर्म के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहे हो, जैसे कि विवाह समारोह, गृह प्रवेश, जन्म दिवस आदि। तो सर, ये नौकरी के साथ साथ ये धार्मिक कार्य करने के लिए भी आपको समय निकालना पड़ता है। तो सर, वो समय आप कैसे निकालते हो? समय निकालना पड़ता है, जिस प्रकार से जो कार्य है, मेरे जो आजीविका कमाता हूँ, जो कार्य करता हूँ, बहुत मुश्किल होता है समय निकालना। और जिसके घर पे संस्कार करना पड़ता है, उसको विश्वास होता है कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति आएगा। पर इस समय में काम को थोड़ा अलग रखते हुए कार्य मुझे करना पड़ता है, क्योंकि कई लोग क्या है कि उम्मीद रखते हैं, और मेरे मन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि अगर जहाँ बोधाचार्य नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति गलत संस्कार कर देता है, दूसरे के रीति रिवाज अपनाने लग जाता है। तो मेरे एक वो रहता है कि अपना व्यक्ति दूसरा कार्य नहीं करे, कोशिश हो आधा घंटा से 15 मिनट पे लेट हो जाए, 10 मिनट पे लेट हो जाए, तो मेरी कोशिश रहती है कि व्यक्ति कर्म करना करते हुए सिर्फ धम्म का कार्य करे। इसलिए मुझे पहुँचने की उससे ही ज़्यादा जल्दी रहती है कि संस्कार गलत ना हो। इसलिए मैं मेरे वर्क टाइम पर ये समय निकालता हूँ। ऑफिस पर भी बहुत सारी मुश्किलें रहती है,
अपन थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है। कभी कभी उनके कार्य, अभी जिस प्रकार से दिन में हमारे कार्य होते हैं, थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं ऑफिस के लिए। 7 बजे छुट्टी हो जाती है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ऐसा करना पड़ता है। बस ये है कि संस्कार अपने होना चाहिए। जब बोधाचार्य का कार्य हुआ बोधाचार्य में हो तो फिर किस कार्य के बोधाचार्य, इसको देखते हुए मैं हर जगह उपलब्ध हो जाता हूँ, दिन में, सुबह, रात को। क्योंकि मेरा कार्य मार्केटिंग का है, तो मेरे मार्केटिंग में बहुत समय देना पड़ता है। आउटलेटों पर है, ऑफिस पे है, और मैं समय निकाल कर ये कार्य करता हूँ। जहाँ मेरा कार्य है उनको भी बोल रखा है कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है तो आप थोड़ा मेरे साथ कर लिया करो, तो मेरा सहयोग भी करते हैं। उनको भी मालूम है कि थोड़ा वो रहता है, पर जो मेरा कर्तव्य है जो ऑफिस का, वो मैं 100% पूरा करता हूँ। कि उनको ज़रा से शिकायत नहीं आती कि इस बंदे के कारण उनको समस्या हो रही है, उनको बोलने से पहले वो कार्य कर देता हूँ, जिसके कारण मैं सभी कार्य कर सकता हूँ। बस ये है कि सभी का सहयोग रहता है तो ये कार्य आसानी से हो जाते हैं। सर, आप धम्म के अनुसार जो संस्कार कार्य कराते हैं तो उसमें आपको धम्मदान प्राप्त होता है। संस्कार कराने में जो धम्मदान आता है, क्योंकि धम्मदान का जो कार्य है, हमारे 10-12 में धम्म का दान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो दान अच्छे कार्यों के लिए लोग देते हैं। हम जहाँ जहाँ संस्कार कराते हैं, हमारे धम्म के जो लोग हैं, धम्म बंधु, धम्मदान अवश्य देते हैं। जो शादी का जो धम्मदान होता है उसकी एक राशि तय रहती है, 500 रुपये। उस 500 रुपये में से 250 रुपये संस्था के लिए जाते हैं और 250 रुपये हमें दिए जाते हैं। क्योंकि उसका कारण पत्र भरा जाता है, लग्न विधि का प्रमाण पत्र मिलता है, मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जो रजिस्ट्रेशन होकर पूरा कंप्लीट होता है। जो मुंबई में कार्य के लिए हमें 250 रुपये पहुँचाना पड़ते हैं, जिसके स्टेशनरी बहुत सारी चीज़ें रहती है वो खरीदना पड़ती है। उसी के साथ साथ जो बाकी जो धम्मदान मिलता है, परित्राण पाठों का, ये सभी चीज़ों का, ये जो धम्मदान हमें मिलकर हम उसको एकत्रित कर, जिस प्रकार से संता सैनिक दल में टोपी रहती है, बेच रहते हैं, सीटी रहती है, बेल्ट रहते हैं, स्टेशनरी रहती है, कई अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो उसमें स्वल्पाहार के रूप में, या ऐसे हर एक कार्य जो होते हैं, क्योंकि कोई सा भी कार्य बिना धन का होता नहीं है। तो ये जो धन होता है, धम्मदान का जो धन है, वो धन का यूज हम इस कार्यों में लेते हैं। स्टेशनरी, टोपी का खर्च, बेल्ट, सीटी का खर्च, यहाँ तक जिस सैनिक के पास अगर ड्रेस नहीं होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ड्रेस लाने का, क्योंकि उसको ड्रेस कंप्लीट करके दे हमारी तरफ, क्योंकि उसकी इच्छा है पर वो खर्चा नहीं कर सकता तो हम वो खर्चा उसमें करते हैं। दूसरा, परित्राण पाठ में हम सफ़ेद कपड़ा यूज़ करवाते हैं, 2.5 मीटर का कपड़ा। वो कपड़ा पूजा पाठ के बाद वो बोधाचार्य को दे देना चाहिए। शर्ट का कपड़ा, अगर वो शर्ट का कपड़ा अगर आप बोधाचार्य को दान में देते हैं तो उस शर्ट के कपड़े का व्यक्ति समता सैनिक दल की एक ड्रेस, उसका शर्ट बन जाता है। इसलिए हम 2.5 मीटर का कपड़ा हम बोलते हैं लोगों को। कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, पर ये जो पूरा जो धन है हम उसकी बेजक एंट्रियाँ करते हैं और ये खर्चे का ब्यौरा पूरा लिख कर संस्था को हम सौंपते हैं कि ये हमारे पास धम्मदान आया और इसमें से हमने ये चीज़ें खर्चा करी। जो टोपी का खर्च है, बेल्ट का है, स्वल्पहार का है, या कोई कार्यक्रम अरेंज करते हैं, कार्यक्रम शॉर्ट रहता है पर हर चीज़ में धन लगता है, तो वो धन का यूज़ हम वहाँ करते हैं। हमारे खुद के लिए वो धन का यूज़ नहीं करते। तो सर, आप बताइए कि आपने आज तक सामाजिक और धम्म के कार्यों में जो भी कार्य किए उसमें कौन सा एक कार्य है जो आपको लगता है कि वो कार्य करने से आपको आज भी सोचने पर खुशी महसूस होती है। जिस प्रकार से गर्व की बात नहीं पर कर्तव्य की बात है, जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी, तो उस बीच में पूरे भारत में एक आंदोलन है, भारत बंद, जहाँ पर सभी SC/ST समाज एक हुआ। अपना बौद्ध समाज की ओर से बहुत सारे संगठन थे, पर सबसे ज़्यादा अगर जवाबदारी उस समय ली थी तो समता सैनिक दल ने अलग अलग वार्डों में, पंचशील नगर, आहिर खेड़ी, बुद्ध नगर, इंदिरा नगर, हम सभी युवा साथी बाइक में जा जाकर अनाउंसमेंट करते करते कि गए कि आप हमारे हक अधिकार जाने वाले हैं, एट्रोसिटी एक्ट खत्म होने वाली है, नौकरियां खत्म होने वाली है, अब हमें मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। 2 दिन तक लगातार ये रात भर दिन भर ये कार्य चले, पॉम्पलेट भी बनाए, तख्तियाँ बनाई, और साथ साथ जो SC/ST के जो कॉलेजों ने, हमारे बॉयज हॉस्टल्स है, वहाँ जाकर उन लोगों को भी हमने इकट्ठा करा
और इस आंदोलन में उनको शामिल करा, जिसका स्वरूप बहुत ही अच्छी तादाद में हम पूरे इंदौर में जो सफलतापूर्वक भारत बंद करने में सफल रहे। जैसे हमने आपको बताया था कि 2018 में जो भीमा कोरेगांव का जो हुआ था कार्य, उसका ज्ञापन पूरे भारत में दिया जा रहा था और इंदौर से भी हमने भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया और लाल बाग से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक ये एक आंदोलन बहुत ही सफल रहा। हमें विश्वास नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे और उस समय बहुत सारे लोग हमें समर्थन देने आए, बहुत सारे सामाजिक संगठन समर्थन देने आए और वो ज्ञापन हमने कलेक्टर कार्यालय पर दिया, जिससे हमें और ऐसा लगा कि सामाजिक कार्य करना चाहिए और समाज के हर सुख में दुख में हर चीज़ में पहुंचना चाहिए। सैनिकों का माध्यम जिस प्रकार से मैं बताता हूँ, तो सैनिक भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग करते हैं। किसी का हॉस्पिटल का होता है, ब्लड डोनेट का होता है, किसी की शादी में कुछ सहयोग करने का होता है, तो समता सैनिक दल उसके लिए भी खड़ा होता है। और सबसे बड़ा अगर अच्छी चीज़ देखी है जिसमें मैं सफल हुआ तो है वो है वर्षावास। जिस प्रकार से जयहिंद नगर में वर्षावास किया मैंने 3 महीने का, बहुत ही अच्छा सफल रहा। लोग परिवर्तन भी हुए, संस्कारों को जाने, बहुत सी सारी चीज़ों को छोड़ा। उसी के साथ पंचशील नगर में वर्षावास किया और इस बार जो वर्षावास किया मैंने खुद अपने मोहल्ले में स्वयं के घर पर ही इस वर्षावास का मैंने आयोजन करा, जिसमें इंदिरा नगर रामनगर के युवा साथी महिलाएं कंटिन्यू वर्षा के महीने में 4 महीने लगातार बैठे और उन लोगों ने जो चीज़ें उनको मालूम नहीं थी, जो उनके माता पिता ने नहीं बताई थी, उनके दादा दादी ने नहीं बताई थी, वो चीज़ें इस वर्षावास के माध्यम से उनको जानकारी मिली कि धम्म अधम्म सद्धम्म क्या होता है, बाबा साहब की विचारधारा क्या होती है, त्याग क्या होता है, हमारे महापुरुष कौन है, ये सभी चीज़ें उनको जानकारी मिली। और इस वर्षावास समापन में उन लोगों ने अपने मनोगत में वो हर चीज़ बताई जिसका मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने ये चीज़ें इनको सिखाई, और वो सिखाने के बाद उनके मनोगत में जो शब्द निकले उससे मुझे खुशी मिली और उससे मुझे मालूम पड़ा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो अच्छा कार्य है, कि जिसके मेरे माध्यम से किसी को धम्म समझ में आ रहा हो। तो ये कार्य करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसलिए लगातार ये कार्य मैं करता रहता हूँ। तो सर, आपके सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के आधार पर आप समाज के युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, हमारे युवा साथियों को, कि हमारे जो महापुरुष है, भोजन महापुरुष, उन्होंने बहुत ही त्याग करके यहाँ तक ये कारवा लाए हैं। बाबा साहब का कारवा भी बहुत कठिन परिश्रम से निकला है, तो हम उनके कार्य को ना भूलें, उनके बताए मार्गों को ना भूलें, उनके विचारधारा को ना भूलें। भगवान बुद्ध बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया उस मार्ग पर चले, नशा ना करें, गलत संगतियाँ नहीं करें, गलत आचरण ना करें और भगवान बुद्ध के बताए हुए शीलों का पालन करें और सच्चे धम्मान्वयी बन के धम्म के कार्यों को आगे बढ़ाए। यही मैं अपने युवाओं से चाहता हूँ कि धम्म कार्यों को रुकना न दे, धम्म कार्यों को बढ़ाए, जो भी संस्कार करे वो धम्म रीति रिवाज अनुसार ही करें, यही कहना चाहता हूँ। सर, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, ये थे युवा बुद्धाचार्य आदरणीय शिवम रायपुरे जी। आज इनसे चर्चा करके हमने इनके सामाजिक एवं धम्म के कार्यों के संघर्ष और सफलता की कहानी के बारे में जाना। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए सामाजिक कार्यकर्ताओं के संघर्ष और सफलता की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।